एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लोअर पीसीएस 2026 का मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले के मॉक टेस्ट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनको भी देखेंगे। और इसकी पीडीएफ और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पेड बैच में मिलेगा। तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उपलब्ध रहेगी। मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट देखना है तो आप पेड बैच जरूर ज्वाइन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल विशिष्ट रूप से जल प्रबंधन या वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है? तो ये है धौलावीरा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। कच्छ के जिले में, तो कच्छ जिला है गुजरात में, वहां पे पड़ता है। और यहीं से बांध और जो वर्षा का जल है उसको जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी और 7वीं शताब्दी की शुरुआत में थानेश्वर और कन्नौज पर शासन किया था? तो ये थे पुष्यभूति वर्धन। सी पार्ट आपका राइट हो गया। और यहाँ पर ये जो पुष्यभूति वर्धन है, इन्होंने जो इनकी राजधानी थी थानेश्वर, इसको बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को स्थानांतरित की थी। और ये कन्नौज का शासन काल रहता है 606 से 647 ईस्वी के बीच में। और हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो ये भी आप पढ़े होंगे। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इब्न बतूता, जिसने अपनी किताब जो लिखी है किताब रिहला, यहाँ पर केवल रिहला लिखा है, टाइटल लिख दिया है, किस देश का मूल निवासी था? तो ये मोरक्को का था। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1333 ईस्वी में। उस समय ये भारत की यात्रा पर आया था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये इससे इतना प्रभावित हो गया था कि इसने दिल्ली का इसे न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त कर दिया था। तो ये इसने अपनी यात्रा वृतांत को किताब रिहला में मेंशन किया है। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किन दो पक्षों के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में इसमें हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक समझौता हुआ था गरम दल और नरम दल के बीच में। तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। और ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ पैक्ट की, जो जहां पर ये समझौता हुआ था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से ये मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में समझौता हो पाया था। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? तो किसने कहा था, ये आपसे पूछा गया है। तो यह है वीडी सावरकर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाती है, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहीं पर मैं बताऊंगा। बाकी ये टेस्ट सीरीज है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराए जाएंगे। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान भारत में किस काल में लागू हुई थी? तो ये रोलिंग प्लान भारत में कब किस समय आया था? 78 से 80 के बीच में। 2 साल का ये रोलिंग प्लान था। और इसकी अवधारणा गुनार मंडल द्वारा की गई थी। गुनार मंडल के द्वारा ये की गई थी। तो ये 2 साल आया था रोलिंग प्लान। और इस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी। तो इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये आपको बताना है। ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चलाया जाता है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। आगे इसमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करेंगे, क्योंकि कितनी मेहनत लगती है ये सारे टेस्ट बनाने में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1965 में। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। और ये कृषि मूल्य लागत, पहले इसका नाम था CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले ये था कृषि मूल्य आयोग, बाद में इसका नाम चेंज किया गया, तो CACP बनाया गया। ये कब नाम चेंज हुआ था? 1985 में। तो ये ईयर आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है। ये MSP की सिफारिश को मंजूरी देता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो MSP लगाया जाता है हमारी किस फसलों पर, तो वो सारा याद रखेंगे। कोर इन्फ्लेशन में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें कौन सी चीजें शामिल नहीं होती है? खाद्य एवं ईंधन। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें ये वर्णित किया गया है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 75 के 3 ब्लॉक में। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष की नियुक्त करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है?
तो इसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा शामिल रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल रहते हैं। ये शामिल नहीं रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। विपक्ष के नेता, वो चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, ये दोनों शामिल रहते हैं। तो यहाँ पर आपका चीफ जस्टिस शामिल नहीं रहते हैं, ध्यान रखना है। संवैधानिक निकाय नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये है, भारत का महान्यायवादी ये अनुच्छेद 76 में वर्णित है, ये भी है, और वित्त आयोग ये आपका इसका वर्णन किया गया है 280 के अनुच्छेद में, ये 76 में वर्णित है। और अनुसूचित जाति आयोग ये आपका है 338 में। जबकि यहाँ पर एक चीज दी गई है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये आपका नहीं है, तो ये सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सांविधिक निकाय है और इसकी जो 2003 के अधिनियम के द्वारा इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति होती है लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो होता है, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये होता है विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये कब किया गया? 1967 में। तो ये ईयर आपको याद रखना है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, वो एग्जाम के लिए आपके जरूरी है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो कहाँ नहीं लागू होते हैं? देखो इसमें क्या है, कौन कौन से राज्य है? AMTM, ये आपकी ट्रिक है, तो ये ध्यान रखना है। ए का मतलब असम हो गया, M का मतलब मेघालय, T का मतलब त्रिपुरा और M का मतलब मिजोरम। यहाँ पर मणिपुर दिया गया है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, M का मतलब मणिपुर भी होता है, जो कि नहीं है यहाँ पे, तो D पार्ट आपका राइट हो जाएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये ध्यान रखना है। 49वीं समांतर रेखा जो 49th पैरेलल लाइन है, किन दोनों देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। 38वीं जो रेखा है वो आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। और आपको इंडिया और पाकिस्तान के बारे में तो पता ही होगा, रेड क्लिफ लाइन है, तो ये सारे याद रखने हैं। पनामा शहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? देखो पनामा शहर नहर है जो पनामा कैनाल, इसकी एक ट्रिक है, वो याद रखनी है आपको। मैं उसी के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व करता था पहले, अभी भी करता हूँ पीसीएस में। पीए होता है, पी का मतलब पीए यानी पी का मतलब पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, और ए का मतलब अटलांटिक महासागर हो गया। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो पीए पनामा, तो ये ट्रिक है, याद रखनी है आपको। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थान, जो मीटिंग पॉइंट होता है, वो कहाँ मिलता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियां, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ये सारे ब्रांडेड क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं और ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम आपको बताना है, तो ये कौन सी है? दोदा बेटा, दोदा बेट्टा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो देखो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो या जायरे नदी, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, और कर्क रेखा को भारत में 2 बार कौन सी काटती है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। और यहाँ ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है और ये मुगा चट्टान है। और ये कहां पर है? देखो इसमें एक चीज और भी पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में किस तरफ है ये? तो उत्तर पूर्वी तट पर ये है, प्रशांत महासागर के नजदीक में, ये ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्वी तट पर है। लड़ो और उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है आपका एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये टेस्ट सीरीज पहले से सॉल्व करना है, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो काफी आपको लाभ मिलेगा। और पहले इसको प्राप्त करने के लिए आपको पेड बैच जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। 200 में ये आपके पेड बैच स्टार्ट किया गया था, इसमें ये आपका 6वां टास्क है, ये पहले के भी टास्क डाले जा चुके हैं, तो आप वीडियो को देखने से पहले आप पेड बैच से जरूर जुड़ेंगे, तभी आपको इसमें मैक्सिमम लाभ होगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये विटामिन के की जरूरत होती है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। और ठीक है, ये लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ेंगे और 23 में
ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से संबंधित है। कौन सा ये प्रोटोकॉल है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था ये? 1997 में। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो गया। और ये आपका कौन सी गैस जो है वो नुकसान पहुंचाती है? CFCS, ये आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नुकसान पहुंचाती है ओजोन को। तो इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। इस पर हस्ताक्षर हुए थे ओजोन परत को नुकसान से बचाने के लिए। देखो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल है, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। पराबैंगनी यूवी विकिरण के कारण मानव शरीर में मुख्य रूप से कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है? तो यूवी जो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट, उससे क्या हो जाता है? त्वचा कैंसर होता है, स्किन कैंसर, या फिर इसका जो साइंटिफिक नेम है जो डॉक्टर लोग नाम बोलते हैं वो है मेलानोमा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लायन टेल्ड मैकॉक, ये जो लायन टेल्ड मैकॉक है नामक प्राइमेट भारत के किस विशिष्ट क्षेत्र में स्थानिक है या एंडेमिक है? तो ये कहां पर पाया जाता है? तो ये पश्चिमी घाट पर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और IUCN की रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा रहता है? तो फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा रहता है? एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में रहता है। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। जैव विविधता हॉटस्पॉट, इसकी संकल्पना किसने की थी? यानी इसके फादर कौन थे, जनक कौन थे? तो ये जो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसकी संकल्पना की थी नॉर्मन मायर्स। ए पार्ट आपका राइट हो गया। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1973 में, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी उसके बाद में स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको ईयर पूछा गया है, तो ये 1992 में। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 29, विलुप्त प्राय या फिर संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा लिस्ट बुक जो होती है, रेड डेटा बुक, वो किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये पहली बार कब जारी किया गया था? 1964 में। ये जरूर याद रखना है। 30 नंबर है, जापान में मिनामाता रोग, ये मिनामाता रोग किस धातु के जल प्रदूषण के कारण फैलता है? तो ये मरकरी के कारण, यानी पारा जो होता है उसके कारण फैलता है। सी पार्ट करेक्ट हो गया। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्बिडो, प्रकाश परावर्तित करने की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा एल्बिडो कहां होता है? ताजी बर्फ में। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला पूछा गया है तो नीलगिरी। ठीक है, पहला कौन सा है? नीलगिरी। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। कब स्थापित हुआ था? 1986 में। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ये विस्तृत हिस्से पर फैला हुआ है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सी तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती? तो वैक्यूम में कौन सी ट्रेवल नहीं कर सकती? ये तरंगे हैं आपकी ध्वनि तरंगे। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली रेडियोधर्मी आइसोटोप कौन सी है? तो ये है आपका कार्बन कोबाल्ट 60। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है, इसका फार्मूला ऐसे लिख सकते हो, ये वाला। तो ये आइसोटोप यूज किया जाता है। थायराइड के लिए आपको आयोडीन 3131 यूज किया जाता है। और ये जो कोबाल्ट 60 है ये आपका ट्यूमर को नष्ट करने के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है इसके जरिए। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस प्रकार का उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो स्टेगनोमैनोमीटर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। वन लाइनर क्वेश्चन समझो एक तरीके से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपसे पूछा गया है, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, उसका मान क्या होता है? किसने दिया था मान? ठीक है, मान यहाँ पर नहीं पूछा गया है, किसने दिया था ये पूछा है। तो ये है हेनरी कैवेंडिश। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, लेकिन इसका प्रयोग जो किया था वो किया था हेनरी कैवेंडिश ने। और सबसे पहले कब इसका ये प्रयोग किया गया था? 1798 में। ठीक, और इसका मान क्या होता है ये भी आप याद रखेंगे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस 11, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ये स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ठीक है, जी का, कैपिटल जी का मान होता है। आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। प्रकाश के ध्रुवीकरण, जो पोलराइजेशन की घटना क्या दर्शाती है? तो ध्रुवीकरण होता है ये प्रकाश की एक अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव होती है। ए पार्ट आपका
कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का रोग है? तो ये आपका होता है आनुवंशिक या जेनेटिक रोग होता है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। आगे है, आप देखो यहाँ से हिंदी स्टार्ट होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये आपके होते हैं यारा लावा। सी पार्ट आपका राइट हो गया। ठीक है, ये आपके उष्ण व्यंजन होते हैं। उष्ण व्यंजन डिटेल हिंदी के लिए आप अलग से वीडियो देखेंगे हिंदी की जो मैंने अपलोड किया है। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त। और जो ये आपके यारा लावा है, ये आपके अंतस्थता व्यंजन होते हैं। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार, यहाँ पर देखो ये कटिंग वाले शब्द बीच में आ जाए या लेटर आ जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको यण संधि याद रखना है। तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, यण संधि। तो इसको अब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रति प्लस उपकार। ठीक है, ये आपका प्रतिधन उपकार, यण संधि। आंख कांधा नाम नयन सुख, काम के विपरीत गुण होना, गुणों के विरुद्ध नाम होना, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अलंकार की दृष्टि से पाहुन जो आए हो गांव के शहर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो यूज हुआ है आप तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पे। ठीक है, उत्प्रेक्षा के आपकी जो पहचान होती है, मन मानो जन जानो जनहु मनहु जो, ये शब्द अगर प्रयोग होते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूक्त में किस तत्व का उल्लेख नहीं किया गया है? तो वहां पर स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भरत मुनि ने जो रस है उनको 8 रसों की संख्या 8 मानी है। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हो। अपादान कारण की दृष्टि से कौन सा वाक्य भिन्न है? अपादान कारण का मतलब क्या होता है? जो चीज कहीं से अलग हो रही हो, जैसे बिल्ली छत से कूदी। ठीक है, तो ये बिल्ली छत से कूद रही है तो छत से अलग हो रही है, करेक्ट है ये। वह चोर से डरता है, तो ये भी अलग हो गया, चोर से अलग होना। तो ये भी भय है, तो ये भी सही है। भिन्न आपसे पूछा गया है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि गंगा वहां से निकल जाती है। और रामू ने चाकू से काटा, तो यहाँ पर ये जो चाकू से काटा है ये आपका चाकू कार्य करने का माध्यम है और यहाँ पे ये उससे मिला हुआ है, तो यहाँ पर ये करण कारक होगा, ना कि अपादान, करण कारक। ठीक, तो इनमें अंतर है, ये चीजें आपको याद रखनी। डी पार्ट आपका राइट हो गया। हिंदी की पश्चिमी शाखा जो है विकास किस अभ्रम से हुआ है? तो सौर सैनी। डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से किस बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी बोली है जिसका नाम कौरवी है? खड़ी बोली। और इसका विकास किया था किसने? अमीर खुसरो ने। और जो ये कौरवी नाम दिया था ये किसने दिया था? राहुल संस्कृत्यायन ने। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। कस्तूरी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो ये होता है कस्तूरी, मृग होता है हिरण की नाभि से जो प्राप्त होने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है, उसे कस्तूरी कहते हैं। तो यहाँ पर मृग मद लिखा गया है, यानी हिरण की नाभि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मकरंद ये फूल का रस होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। कृपण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो कृपण माने क्या होता है? दानी और उदार, ये दोनों होते हैं। तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। नेटवर्किंग में डिफरेंशिएशन के लिए डीएससीपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो ये क्या होता है आपका? डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम कंप्यूटर में रहती है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लेयर पर होता है? तो ये लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ये आप ध्यान रखेंगे, ये पूछे जाते हैं आपके। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? तो ये होता है फ्लॉप्स। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये फुल फॉर्म होता है फ्लॉप्स का, ये ध्यान रखेंगे। इंटरनेट पर यूडीपी के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल रिलायबल संचार जोड़ता है? तो ये होता है क्विक। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शंस। तो फुल फॉर्म जरूर याद रखने, पूछे जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में डेटा इंडिपेंडेंस के 2 प्रकार कौन से हैं? ये आपसे पूछा गया है, तो लॉजिकल और फिजिकल, ये दोनों होता है। बी पार्ट आपका राइट हो गया। नेटवर्क लेयर पर आईपी पैकेट के छोटे हिस्से में बांटने की प्रक्रिया क्या कही जाती है?
तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, बी पार्ट करेक्ट हो गया। वेब सर्वर में कुकीज का प्रयोग, मुख्य उपयोग क्या होता है? तो कुकीज किस लिए प्रयोग की जाती है? यूजर सेक्शन को ट्रैक और स्टोर करने के लिए, बी पार्ट करेक्ट हो गया। नेटवर्किंग में डिफरेंशिएशन के लिए, ये आपका दोबारा रिपीट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, बी पार्ट करेक्ट हो गया। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी जो 5th जनरेशन है, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किसका उपयोग होता है? यूएलएसआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी पार्ट करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है यहाँ पर? ये आपका होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी पार्ट करेक्ट हो गया। इंटरनेट के संदर्भ में डीएनएस का पूर्ण रूप आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, बी पार्ट करेक्ट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर लिनक्स, ओरेकल, विंडोज और मैक ओएस, तो यहाँ पर ओरेकल नहीं होता है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ओरेकल क्या होता है? ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक टेक कंपनी है। एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित सहेजने के लिए, सेव एज के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये है F12, सी पार्ट आपका, डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। वर्म का अर्थ क्या होता है? वर्म का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका होता है राइट वंस रीड मेनी, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस डेटा एक्सेस करने के लिए सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो ये रजिस्टर मेमोरी होती है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, रजिस्टर मेमोरी आता है, उसके बाद में फिर आएगा आपका कैश मेमोरी, और उसके बाद में फिर रैम, और फिर रोम आता है। तो ये क्रम आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से धान चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये है कोल्डिहवा, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहां पर है? प्रयागराज में बेलन नदी घाटी के तट पर यह स्थित है, और यहाँ लगभग 6500 ईसा पूर्व में धान की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वप्रथम एक सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया था, तो ये हरदुआगंज क्षेत्र में स्थापित किया गया था, अलीगढ़ में, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर पूछा गया कौन थे? तो ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से एमपी यानी मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो ये ललितपुर है, बी पार्ट करेक्ट हो गया। शारदा नहर जो राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो 1928 में, बी पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल स्थापित किया गया है? तो ये आपका होगा मथुरा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 2018 में ये मथुरा जिले के चुरमुरा गांव में बीमार, घायल और वृद्ध हाथियों के विशेष उपचार के लिए देश का पहला अत्याधुनिक हाथी अस्पताल खोला गया। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था, जिन्हें तोता ए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कासगंज पटियाली, ए पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ, क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है? तो ये खुर्जा बुलंदशहर, ए पार्ट करेक्ट हो गया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में रही है? तो ये आपका हो जाएगा 9 तीर्थंकर, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 तीर्थंकर। अकेले अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर समेत 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। उसके बाद में पारसनाथ का वाराणसी, कौशाम्बी और हस्तिनापुर और श्रावस्ती भी अन्य तीर्थंकरों की जन्म स्थली रही है। उत्तर प्रदेश की कल्याण पत्रिका आध्यात्मिक जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है, का प्रकाशन किस नगर से होता है? तो ये गोरखपुर से होती है, बी पार्ट करेक्ट हो गया। कब हुआ था इसका स्टार्टिंग? 1926। आलाउद्दीन का संबंध किस ऐतिहासिक क्षेत्र से था जिनकी वीरता की गाथाएं आज भी लोकगीतों में गाई जाती है? तो ये अलाउद्दीन जो थे ये महोबा से संबंधित है। महोबा के राजा हुआ करते थे, राजा परमाज देवल, जिसे परमल कहा जाता था, उनके ये सेनापति थे और महान योद्धा थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अद्भुत वीरता दिखाई थी। जगनिक द्वारा रचित आला खंड में इनकी वीरता का वर्णन मिलता है। उत्तर प्रदेश और भारत में भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव सुचेता कृपलानी को जाता है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। 1963 में इन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था, और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और इसके अलावा सरोजिनी नायडू ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी। दोनों ने अपने रिकॉर्ड बनाए थे।
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय या ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 1887 में स्थापित की गई थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी दिया गया है, और ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन तीनों के आपको स्थापना वर्ष कमेंट बॉक्स में बताने हैं। राधा स्वामी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ और मुख्यालय दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पे है? आगरा में, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनघनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे कम कहां पे निवास करते हैं? ललितपुर, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज्यादा है गाजियाबाद में 3971, ये गाजियाबाद की डेटा है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का संबंध उत्तर प्रदेश से किस घराने से था? तो ये किराना घराना, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। शाकुंभरी देवी मेला प्रतिवर्ष नवरात्र के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये लगता है आपका सहारनपुर में, ठीक है, बी पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए कॉलेज आर में कुल छात्रों की संख्या आर्ट और साइंस को मिलाकर के कॉलेज एस में कुल छात्रों की संख्या से कितना मतलब अनुपात होगा? तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, कॉलेज आर में आर्ट और साइंस ये दो आपको देखने हैं, और फिर उसके बाद में आपको कॉलेज इसमें दोनों यानी आर्ट और साइंस को देख करके आपको बताना है इसमें क्या नंबर आना चाहिए। तो ये रेशियो पूछा गया है एक तरीके से। तो यहाँ पर ठीक है, बैक जाकर के देखेंगे कितने होते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉलेज और में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, ये 25 और 32 57, ठीक है, और कॉलेज इसमें ये कितने हो जाएंगे आपके 75। तो इनका आपको रेशियो पूछा गया है, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 19 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो 25, तो 19 रेशियो 25 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ए पार्ट में गिवन है। तो इजी है बीआई। इसके बाद में है आपका प्रति कॉलेज आर्ट के छात्रों की संख्या और साइंस के छात्रों की संख्या के औसत संख्या के बीच अंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर औसत संख्या जो निकालनी है उसके बीच का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको भी आप पहले औसत निकालेंगे दोनों का, और फिर उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ठीक। तो देखो पहले आर्ट का कुल औसत हो जाएगा। देखो आर्ट का हम देख लेते हैं, एक बार दिखा देते हैं आपको। जो आर्ट है ये टोटल नंबर है, तो यहाँ पर ये 22 और 28 50 65 75 हो जाएगा ये, और 75 और ये आपका 85,
तो ये 75 और 85 कितना हो जाएगा 160, और यहाँ पर ऐड कर लेंगे 75 और ये फिर 32, ये आपका अभी जोड़े थे पहले तो 172, ये दो हो गए। ठीक है, अब इनका क्या है, ये 100 का मतलब आंकड़ा है ना, तो इनको 100 से गुणा कर देंगे या फिर इसको डिवाइड करके 100 से गुणा कर सकते हो दोनों को। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 32 और यहाँ पर डिवाइड करोगे 5 से तो ये आ जाएगा 34.4। अब इनका 100 से गुणा कर दो क्योंकि ये आपके 100 के एक मानक में लिए गए हैं। कहाँ पर क्वेश्चन था आपका ये 89, तो यहाँ पर आया था 34.4 माइनस 32 और इसका गुणा कर देंगे 100 से क्योंकि 100 का ये इंडेक्स माना गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 240। तो 240, ठीक है, 240 तो आपका दिया भी गया नहीं है इसमें, तो यहाँ पर ये 440 की जगह 240 होना चाहिए था विकल्प में, ये मिसप्रिंट हुआ है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा उस हिसाब से। यदि कॉलेज टी में आर्ट के 40 छात्र हैं और साइंस के 55 छात्र लड़कियां हैं तो कॉलेज टी में लड़कों की कुल संख्या आपको बताना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 45 जो छात्र है कॉलेज टी में उनका 100 से गुणा कर देंगे तो 4500 हो जाएगा, ये इंडेक्स हो गया पूरा। इसमें 60% लड़कियां हैं, ठीक है, तो 40% छात्र है तो 60% लड़कियां हो गई, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, ये आपकी 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 2700। ठीक है, अब साइंस के 55% छात्र लड़कियां हैं, ठीक, तो साइंस में कितनी लड़कियां हो जाएंगी आपकी, टी में ही बात हो रही है तो 3000 हो जाएगा, ये 30 को 300 से गुणा करेंगे 3000, ठीक, और इसका निकाल लेंगे हम कितना 3000 आया है। इसका साइंस के छात्र कितने हैं, 55% लड़कियां हैं तो छात्र लड़कियां हैं तो 45% छात्र लड़के हो जाएंगे। यहाँ पे 2 जीरो ये आपका हो जाएगा 135, ठीक, और ये 1350, इन दोनों का आपको ऐड कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका टी में आर्ट्स के छात्र से 40%, ठीक, तो उसमें से अच्छा है, एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसको दोबारा कर लेंगे एक बार। देखो आर्ट में 40% छात्र थे, ठीक, और साइंस के 55% छात्र लड़कियां, आपसे लड़कों की संख्या पूछा गया है, ठीक, तो यहाँ पर आपका आर्ट में कितने टोटल है 4500 आपके, तो उसमें लड़के कितने होंगे 60%, ये तो आपका 2700 आ गया, ठीक था, ये तो हमने ये निकाला ही था। दूसरे पार्ट में आप देखेंगे साइंस के कितने छात्र हैं आपके 30 है और इंटू टी में 100 से गुणा कर देंगे तो 3000 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपसे पूछा गया है लड़के, यहाँ पर ये डेटा आपका गलत दिया गया है, यहाँ पे 50 होना चाहिए था, ये जो यहाँ पर दिया इसी वजह से गड़बड़ हो रहा था, तो इसका आधा कर देंगे 50% लड़के हो जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1500 और 2700 दोनों ऐड कर देंगे तो 4200 आंसर आ जाएगा। ए पार्ट में गिवन है आपका, तो डेटा आपको देखना है। फिर ये 91 से 95 इसमें कुल टोटल जो वैलिड वोट है वो 2500 ये दिए गए हैं, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सी और डी में मिलाकर कुल वैध मतों की संख्या आपसे बताना है। यहाँ पर देखो सी और डी तो टोटल हो जाएगा 35%, ठीक, और टोटल कितना है 25000 है, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 25 पंचे 125, 25 यहाँ 75 और 125 में 12 कैरी करेंगे तो 75 में 87 और यहाँ पे 0, तो ये 8750 ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके सी पार्ट में गिवन है। इस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। गांव ए में वैध मतों की संख्या गांव बी में वैध मतों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर ए और बी में बात करनी है, ठीक है, तो ए बी में आपका है, एक सेकेंड, ए में है 20% दी गई है टोटल वोटों की संख्या और बी में आपका है 15%, तो आपसे पूछा गया है बी के मतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5% का, ठीक है, और कितने में बी का बेस लेंगे तो बी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है तो 1/3 आ जाएगा। 100/3 का मतलब क्या होता है 33, सही 3% क्या होगा ये अधिक होगा। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। आगे है ई और बी के वैध मतों का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो ई और बी में, ई में परसेंटेज आपका दिया गया है 30% और बी में आपका है 15%, तो इनका आपको आपस में 30 रेशियो 15 से काट दोगे 15 दूनी 30 15 का 15, तो 2 रेशियो 1 आपका हो जाएगा, बी पार्ट में गिवन है। फिर है आगे, यदि ई गांव में 40% वैध मत महिलाएं द्वारा डाले गए हैं तो गांव ई में पुरुषों द्वारा डाले गए मतों की संख्या, तो 60% पुरुष हो गए, ठीक है, और ई में कितने डाले गए थे वोट
आपके 60% ये हो गई। 75 कुल मत पड़े थे 7500, ठीक, ई गांव में, यानी 7500 का मतलब क्या हो गया आपका, टोटल जो वोट थे उनका परसेंटेज कितना था, 30%। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो 30% और गुणा 25,000 टोटल मत थे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो 100 गुणा 100। तो 1 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो 25 75 छक्का 45,500, यानी 4,500 हो जाएगा ये। तो डी पार्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है लास्ट क्वेश्चन है डीआई का। गांव ए के वैध मतों के अनुरूप केंद्रीय कोण आपको बताना है। तो ए में कितने परसेंट थे, 20%, ठीक है, और 20% का आपको केंद्रीय कोण निकालना होगा, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, परसेंटेज है 5 से हो जाएगा, 5 का 5 से 10, 72 डिग्री आ जाएगा। ए पार्ट में आपका गिवन है। अब आपके ये देख लेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आईएनएस तारागिरी को अप्रैल 2026 में किस स्थान पर कमीशन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते थे कार्लोस अल्कराज, और इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। तो ये अल्कराज ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, और इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच ये कहाँ के हैं? सर्बिया के, ठीक है। महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये थी, ठीक, आरेना सवालेंका, ठीक है। इनको हराया था किसने? एलिना रिवाकिना ने। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, पूछा जा सकता है। हाल ही में खाद्य और उर्वरक संकट पर G20 की चर्चाओं का नेतृत्व किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्राजील के द्वारा, डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। किस देश ने 2026 में एआई संचालित परमाणु रक्षा प्रणालियों विकसित की और तैनात की है? तो ये रूस ने, ए पार्ट करेक्ट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के टेस्ट सीरीज का। हाल ही में यूएन की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रीति शरण को, ए पार्ट करेक्ट हो गया। तो आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। पीडीएफ और पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको इससे रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।